पॉइंट्स टू चेक स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। मतलब अगर हमने दो या दो से ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया तो किसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, कौन रेजोनेंस हाइब्रिड को सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, रियल स्ट्रक्चर को सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। उसके बारे में हम देखते हैं कि जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो रियल स्ट्रक्चर के उतना ही पास होगा, हाइब्रिड के उतना ही पास होगा, उसका कंट्रीब्यूशन उतना ही ज़्यादा होगा, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। क्लियर? तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये पॉइंट होना चाहिए कि अगर दो मॉलिक्यूल्स लिखे हैं तो क्या कोई मॉलिक्यूल न्यूट्रल तो नहीं है। कि इन जनरल न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू चार्ज मॉलिक्यूल। अगर कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखा है तो सबसे पहले ये देखिए कि वेदर कंपाउंड इज न्यूट्रल और चार्ज। कि अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल लेते हो तो उसकी स्टेबिलिटी हमेशा ही ना कहें बल्कि मैक्सिमम केसेस में, क्लियर, जनरल केसेस में ज़्यादा होता है। क्लियर? एरोमेटिक कंपाउंड्स में कहीं कहीं ऐसे आते हैं जहाँ पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी चार्ज वाले से थोड़ी सी कम होती है। लेकिन आपके लेवल पे अभी केवल ये सोचना है कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आर जनरली मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू चार्ज मॉलिक्यूल। क्लियर? तो सबसे पहले न्यूट्रलिटी। जैसे मान लो अगर क्वेश्चन ऐसा देता है कि एक मॉलिक्यूल ये है और इसका जब मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखा और दूसरा स्ट्रक्चर मैंने ये लिख लिया, तो इस केस में लिखा गया दिस मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल, दिस मॉलिक्यूल इज चार्ज। तो सबसे पहले दिस मॉलिक्यूल न्यूट्रल, सो स्टेबिलिटी ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज हायर एज कंपेयर टू दिस मॉलिक्यूल। क्लियर? तो सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सा जाना चाहिए, न्यूट्रल है या चार्ज है। दूसरा आपको ये देखना है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड होगा और पाई बॉन्ड होगा। तो सिग्मा बॉन्ड तो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सेम होते हैं, जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस आता है पाई बॉन्ड में। तो हमें देखना है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होगा उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी होगी। जैसे इसी पर्टिकुलर केस में एनालाइज कर सकते हो। लेकिन इस केस में इस मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, 2। लेकिन इस केस में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, केवल 1। देयरफॉर दिस मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस मॉलिक्यूल। तो सेकंड पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए कि वेदर मॉलिक्यूल्स हैव ग्रेटर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और लेस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। जितना ज्यादा पाई बॉन्ड उतना ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी। जैसे इसको भी चेक करो, अगर इसको भी चेक करता हूं, क्लियर, और इस पर्टिकुलर से अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से हमने ये देखा यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है 2, इस वाले केस में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है 1। तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। अगर मैंने इस तरह भी लिया CH, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे OH है, इसके पास लोन पेयर, और इस लोन पेयर के द्वारा अगर मैंने इसकी बॉन्डिंग करा दी, पॉजिटिव चार्ज की बॉन्डिंग करा दी, और इसका जब मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि दिस मॉलिक्यूल हैव नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 बट दिस मॉलिक्यूल हैज नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 0। तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। क्लियर? अगर मैं इसी तरह से मॉलिक्यूल ये भी लेता कि CH3CO और यहाँ प्लस है, तो इसके पास है लोन पेयर और इसके पास है पॉजिटिव चार्ज, मतलब इनके बीच में रेजोनेंस होगा। और अगर इनके बीच में रेजोनेंस होगा तो जो हम रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे वो कुछ इस तरह से होगा। क्लियर? इस तरह से होगा तो आप क्या देखोगे कि इसके अंदर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2 हैं लेकिन इसके अंदर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 है। तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी कम है। तो ये हमें नहीं देखना है कि किसके ऊपर चार्ज है। क्लियर? हमें केवल यही देखना है कि क्या सिस्टम में पाई बॉन्ड है या नहीं है। अगर नहीं है तो इसका मतलब, और एक में है तो जितना ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। इस केस में दिस वन इज मोर स्टेबल इंस्टेड ऑफ हैविंग पॉजिटिव चार्ज ओवर ऑक्सीजन। दिस वन इज मोर स्टेबल इंस्टेड ऑफ हैविंग पॉजिटिव चार्ज ओवर ऑक्सीजन। इवन अगर इसकी भी बात करता हूँ कि अगर मैं साइक्लिक सिस्टम लूँ, यहाँ पे फ्लोरीन लगा दूँ, यहाँ पे अगर मैं डबल बॉन्ड लगा दूँ और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना दूँ, और अगर इस पर्टिकुलर लोन पेयर के द्वारा अगर मैं इस पर्टिकुलर का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखता हूँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखता हूँ और आपसे पूछा जाए कि इन दोनों स्ट्रक्चर्स में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो इस केस में केवल पाई बॉन्ड 1 है लेकिन इस केस में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2 है। तो इस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम होगी। तो सेकंड पॉइंट आपको ये चेक करना है कि किस मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा हैं। जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कम होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तीसरा पाई बॉन्ड को अंदर ही चला जाता है नंबर ऑक्टेट, कि अगर कोई सिस्टम ऐसा है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है
और ऐसा कोई सिस्टम है जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो अगर कंप्लीट ऑक्टेट है उसकी स्टेबिलिटी हमेशा ही ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो इसीलिए इस केस में ऑक्टेट का हर एक एटम का कंप्लीशन है, लेकिन इस केस में इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसमें इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसमें ऑक्सीजन और कार्बन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है। इस वाले केस में कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इस वाले केस में ऑक्सीजन और कार्बन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो अगर मैंने पाई बॉन्ड बना दिया तो पाई बॉन्ड ऑक्टेट वाले कॉन्सेप्ट को भी अपने अंदर ले लेगा। क्लियर? तो हमें दिमाग में रखना है, सबसे पहला न्यूट्रल है, ये चार्ज है, दूसरा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ऑक्टेट को अपने अंदर ही इंक्लूड कर लेगा, इसलिए अलग से देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है कि अगर किसी केस में ऑक्टेट का कंप्लीशन हो रहा है और अगर किसी केस में ऑक्टेट का कंप्लीशन नहीं है, तो दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव कंप्लीट ऑक्टेट हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट। चौथा, कभी केस ऐसा आ जाए जिसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट की बात कर रहे हैं और इनकम्प्लीट ऑक्टेट में और ये देखना होता है कि चार्ज किसके पास है। कभी चार्ज ग्रेटर इलेक्ट्रॉनिगेटिव एटम के पास हो और कभी चार्ज लेस इलेक्ट्रॉनिगेटिव एटम के पास हो। तो ये देखा जाता है कि मोर इलेक्ट्रॉनिगेटिव एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज एंड लेस इलेक्ट्रॉनिगेटिव एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दोज मॉलिक्यूल्स इन विच लेस इलेक्ट्रॉनिगेटिव एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज एंड मोर इलेक्ट्रॉनिगेटिव एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज। कहने का सिंपल सेंस ये है कि जब पाई बॉन्ड बराबर हो तो उस केस में ये देखा जाता है कि चार्ज किसके पास है। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉनिगेटिव एटम के पास नेगेटिव चार्ज है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, लेकिन अगर कम इलेक्ट्रॉनिगेटिव एटम के पास नेगेटिव चार्ज है तो उसकी स्टेबिलिटी कम इलेक्ट्रॉनिगेटिव एटम के पास नेगेटिव चार्ज है उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। जैसा मान लो मैं केस ऐसा बनाता हूं, ऐसा बनाता हूं, तो इसका यहां से देखा जाए तो ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के बेसिस पे मैं जो स्ट्रक्चर सोच सकता हूं वो स्ट्रक्चर ऐसा सोच सकता हूं। लेकिन अगर मैं ऐसे भी देखूं कि ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी और इलेक्ट्रॉन को मैं नीचे शिफ्ट करूं और यहां भेजूं, तो इसका अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करता हूं तो ये हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से मिलेगा। मतलब अगर मैंने इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर कर दिया तो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर आएगा, कार्बन के ऊपर आएगा और ये केस बनेगा। लेकिन अगर मैंने इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर के साइड कर दिया तो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आएगा और ये केस बनेगा। तो इसका अगर ये तीन केसेस हैं तो अगर आपसे पूछा जाए इन तीनों के स्टेबिलिटी ऑर्डर के बारे में पता करो, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए न्यूट्रल या चार्ज और उसके बाद पाई बॉन्ड। क्लियर? तो इसमें पाई बॉन्ड है 2, इसमें पाई बॉन्ड है 1, इसमें भी पाई बॉन्ड 1। तो इसका फर्स्ट की स्टेबिलिटी तो नो डाउट ज्यादा है, सेकंड और थर्ड की स्टेबिलिटी कम है। लेकिन इसमें भी ऑक्टेट का इनकम्प्लीशन है और इसमें भी ऑक्टेट का इनकम्प्लीशन है। तो इसका मतलब जब पाई बॉन्ड सेम हो जाए, ऑक्टेट का इनकम्प्लीशन की बात है, उस पर्टिकुलर केस में हमें देखना है किसके पास चार्ज है। यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज। लेकिन यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज। तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो दिमाग में रखिएगा कि हमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट तभी सोचना है जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम होंगे। लेकिन अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड में डिफरेंस है तो हमेशा पाई बॉन्ड को पहली प्रायोरिटी देते हैं। क्लियर? पांचवा, हमें देखना है कि क्या कोई ऐसा स्ट्रक्चर तो नहीं है जिसमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बन रहा हो। जैसे अगर मान लो आपसे ये कहा जाए कि CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस ऐसा आ रहा है, तो इसका अगर मैं इस पर्टिकुलर को इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कराऊं और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से मिलेगा। तो इसकी स्टेबिलिटी, क्लियर, ये दोनों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं और अगर दोनों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हैं तो दोनों की स्टेबिलिटी बराबर होगी। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कभी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर विल हैव इक्वल एनर्जी, और इक्वल एनर्जी मतलब दोनों की स्टेबिलिटी बराबर होगी। अगर वो अनइक्वल है, अगर वो इक्विवेलेंट नहीं है तो ही स्टेबिलिटी में अंतर आएगा, लेकिन अगर कभी वो इक्विवेलेंट है तो स्टेबिलिटी में अंतर नहीं आएगा। तो इक्विवेलेंट पहचानने का तरीका क्या है कि चार्ज को देख लो, चार्ज जिस एटम पे है उसके अगल बगल वाले एटम को चेक करो। अगर अगल बगल वाले एटम सेम है इसका मतलब मॉलिक्यूल सेम है, लेकिन अगल बगल वाले एटम में डिफरेंस है मतलब मॉलिक्यूल में भी डिफरेंस है। जैसे इस चार्ज वाले कार्बन में 2 हाइड्रोजन है, एक विनाइल ग्रुप है, और इस चार्ज वाले कार्बन में 2 हाइड्रोजन और एक विनाइल ग्रुप है। तो इसलिए मैंने बोला कि ये दोनों इक्विवेलेंट है। लेकिन अगर एक केस ऐसा होता, अगर यही केस ऐसा होता, ऐसे होता,
और इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं पाई बॉन्ड का मूवमेंट कराता और पाई बॉन्ड का मूवमेंट कराने के बाद अगर मैं जो स्ट्रक्चर बनाता वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता। तो इस केस में जब मैंने कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज देखा तो इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और एक ये ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन इस पर्टिकुलर पे जहाँ पे कार्बन है उस पे 2 मिथाइल ग्रुप है और एक विनाइल ग्रुप है। तो इसका मतलब इसका अटैचमेंट और इसका अटैचमेंट डिफरेंट है और दोनों का अटैचमेंट में डिफरेंस है, इसका तो ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। तो दिमाग में रखना है कि इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी बराबर होती है, लेकिन अनइक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं उसके स्टेबिलिटी में डिफरेंस होता है। और अगर अनइक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स है एनर्जी में डिफरेंस होता है तो सबसे पहले न्यूट्रल चार्ज, फिर कोवेलेंट बॉन्ड, फिर ऑक्टेट का कंप्लीशन, फिर किस एटम के पास किस तरह का चार्ज है, इसके बेसिस में हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है जिसमें मॉलिक्यूल अलग अलग होते हैं, और जब मॉलिक्यूल अलग अलग होते हैं वो आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, तो उसमें ये देखा जाता है सबसे पहले कि क्या वो कंपाउंड एरोमेटिक तो नहीं है, कि एरोमेटिक की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। एरोमेटिक के बाद हमें देखना होता है कॉन्जुगेशन मतलब क्या सिस्टम में रेजोनेंस नहीं है। क्लियर, रेजोनेंस यहाँ भी है कि साथ साथ एडिशनल एरोमेटिसिटी भी होती है। तो इसलिए एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा रखते हैं। उसके बाद हम सोचते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम की, मतलब रेजोनेंस की। रेजोनेंस के बाद जिसकी बात आती है, क्लियर, उस पर्टिकुलर केस में कंजुगेशन के 2 रूप होते हैं। एक रूप हो सकता है लीनियर कंजुगेशन, और एक रूप हो सकता है क्रॉस कंजुगेशन। तो लीनियर कंजुगेशन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है और क्रॉस कंजुगेशन की स्टेबिलिटी कम होती है। तो लीनियर और क्रॉस का मतलब क्या है कि जैसे अगर मान लो मैंने ये सिस्टम लिया, क्लियर, और अगर मान लो मैंने ये सिस्टम लिया, तो इस वाले केस में इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस है, क्लियर, इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस है, क्लियर, लेकिन इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस नहीं है, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया था, A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड D। तो इसका लिए क्या है, A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड D, इसलिए यहाँ रेजोनेंस है। A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड D, यहाँ रेजोनेंस है। लेकिन इस केस में A डबल बॉन्ड B C सिंगल बॉन्ड D, मतलब इनके बीच में रेजोनेंस नहीं है। तो इसका मतलब एक ये है, दूसरा ये है, लेकिन इन दोनों के बीच में रेजोनेंस नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट है क्रॉस कंजुगेशन का। लेकिन इसमें चेक करो, A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड D, मतलब यहाँ भी रेजोनेंस है, क्लियर, और इसमें चेक करते हैं A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड D, मतलब यहाँ भी रेजोनेंस है। क्लियर। तो इस वाले केस में यहाँ का इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ तक जा सकता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ तक मूव कर सकता है। लेकिन इस केस में जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, या तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर होगा या तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर होगा। तो ओवरऑल डेंसिटी होती क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इसका जो एरिया है वो 4 एटम तक बटा हुआ है, क्लियर, इसलिए डेंसिटी ज्यादा होगी। लेकिन इस पर्टिकुलर का एरिया 6 एटम तक बटा हुआ है, मतलब डेंसिटी कम होगी। तो इसलिए कहते हैं कि लीनियर कंजुगेटेड सिस्टम हैव मोर स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू क्रॉस कंजुगेटेड सिस्टम। तो ये चीज पॉजिटिव चार्ज के रूप में भी हो सकता है। अगर यही केस ऐसे होता, यही केस ऐसे होता, और यही केस ऐसे होता, और आपसे पूछा जाए कि इन दोनों कार्बोकेटायंस में किस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट 5 एटम तक हो रहा है, 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट केवल 3 एटम तक हो रहा है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सबसे पहले एरोमेटिसिटी, जैसे मान लो अगर क्वेश्चन ऐसे होता, तो इसका इस पर्टिकुलर में सिस्टम साइक्लिक है, sp2 है, प्लेनर है, 4n+2 को फॉलो कर रहा है, मतलब कंपाउंड एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक को सबसे पहले ले लिया, उसके बाद आपने रेजोनेंस को ले लिया, और रेजोनेंस में लीनियर कंजुगेशन को ले लिया, फिर से क्रॉस कंजुगेशन को ले लिया, और सबसे कम स्टेबल, क्लियर, सबसे कम स्टेबल जो केवल हाइपोथेटिकल सोचना है, उसकी रियल एग्जिस्टेंस ही नहीं सोचनी है, वो कंपाउंड है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करता है, क्लियर, क्योंकि हमें दिखाई देता है कि सिस्टम में रेजोनेंस है, लेकिन ओरिजिनली सिस्टम में रेजोनेंस नहीं होता है। जैसे
इस पर्टिकुलर में हमें दिमाग में रखना है कुछ स्ट्रक्चर्स, उन स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर ये है, क्लियर, हमेशा क्लियर होना चाहिए। ये मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक की कंडीशन क्या थी? साइक्लिक, sp2 प्लेनर 4 n पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर n की वैल्यू 1 कर दें इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 4। ये सिस्टम, क्लियर। दूसरा स्ट्रक्चर जो हमें दिमाग में रखना है वो रखना है ये स्ट्रक्चर, क्लियर। इस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी भी बहुत कम होती है, क्लियर। ये तुरंत ही डाइवराइज कर लेते हैं, इसलिए इस पर्टिकुलर का फॉर्मेशन की बात हम नहीं सोचते हैं, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल, क्लियर। इवन ये किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो, जैसे मान लो ऐसा लिखा हो, तो इसका इस पर्टिकुलर का भी रियल एग्जिस्टेंस इस रूप में होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के कारण अगर हम पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन कर रहा हो तो ये पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन कुछ इसी तरह से दिख जाएगा। तो इसीलिए ये मॉलिक्यूल भी रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है। लेकिन अगर हमने बात किया इस मॉलिक्यूल की और इसकी स्टेबिलिटी है, मतलब अगर यही मॉलिक्यूल इस रूप में होता तो ये तुरंत पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और पाई बॉन्ड को ब्रेक करके पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन कर देगा और इस तरह की स्पीशीज स्टेबल है, क्लियर। और जब इसकी स्टेबिलिटी है तो इसीलिए इस मॉलिक्यूल्स में कुछ इस तरह का जनरेशन होता है, क्लियर। और ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। तो इसलिए मैंने शुरू में बोला था कि इन जनरल न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू चार्ज मॉलिक्यूल। लेकिन अगर कहीं एडिशनल एरोमेटिसिटी आ रही है तो चार्ज मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी ज्यादा हो सकती है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम हो सकती है। तो सबसे पहले एरोमेटिक, फिर कंजुगेशन में लीनियर, फिर क्रॉस और लास्ट में एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, क्लियर।